नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो चैप्टर का जो फ्रंट पेज है उसको खोलते ही आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी इमेज दिखाई दे रही होगी। ये इमेज किसकी है? कर्नाटक के अंदर एक जोग फॉल यानी जोग झरना एक है मेरा, उसकी ये इमेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें मेरा द बिग क्वेश्चंस को पढ़कर जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? 1. व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। 2. हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि इंडिया के कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं। इसके अलावा भारत के जो मेरे अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं ये हमारे जीवन पर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये हमारे जीवन पर कैसा असर डालते हैं, इसको हम लोग आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। इन 1984, राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। क्या इसका मतलब कि 1984 में राकेश शर्मा, जो कि भारत के पहले एस्ट्रोनॉट थे अंतरिक्ष में जाने वाले, जब वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से बात कर रहे थे, व्हेन शी आस्क्ड हिम, तो बात करते समय जब इन्होंने जो इंदिरा गांधी जी हैं इन्होंने इनसे पूछा, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। ही रिप्लाइड, तो इसका जवाब इन्होंने दिया, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन दी होल वर्ल्ड। इन्होंने क्या जवाब दिया? सारे जहां से अच्छा, यानी कि हमारा जो भारत है वो सारे जहां से यानी कि पूरी दुनिया से अच्छा है। दिस इज द टाइटल ऑफ आ वेल नोन पोयम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए, ये जो लाइन ना, सारे जहां से अच्छा, ये आपने सुनी जरूर होगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना, ये आपने सुनी ज़रूर होगी। ये जो लाइन है ये मेरी 20वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत ही मशहूर कविता आई थी, उसका ये क्या है, शीर्षक है। ठीक है, आपने उसको कई बार सुना भी होगा, ठीक, क्या हो सकता है आपने उसको पढ़ा भी हो। चलिए, लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। इस किताब के अंत में जो भारत का नक्शा दिया हुआ है उसे देखो। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, इससे आप क्या ऑब्जर्व, मतलब उस नक्शे को देखकर आप क्या ऑब्जर्व कर पाए। रिकॉल योर लेसन्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। जो पार्ट आपने पढ़े थे अलग अलग प्रकार के जो भूमि है उसके ऊपर की पहाड़, मैदान, पठार, ये सब कैसे होते हैं उसको याद करो। विच लैंड फॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप, आप कौन से प्रकार के लैंड फॉर्म को नक्शे पर पहचान पाए। What do the different colors on the map means, नक्शे पे जो ये अलग अलग रंग हैं इनका क्या मतलब होता है। Hint, the legend on the map shows the height of each areas। देखिए, इसमें ना ये क्या कह रहा है कि आप बुक के जो एकदम एंड है ना उसमें जाइए और बुक के एंड में आपको इंडिया का एक मैप दिखाई देगा। ठीक है, आपको उस मैप को देखना है और उसमें जो अलग अलग मेरे लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, इनको पहचानने की कोशिश करनी है। ठीक, आप इनमें से किस किस लैंडफॉर्म को पहचान पाए, बस यही इसमें पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप लोग अभी एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो और अपनी बुक को एंड तक पलटो और मैप को देखकर उसमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स को पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर, जैसे जैसे आप इस चैप्टर से होकर आगे बढ़ोगे, रिमेंबर टू रेफर periodically टू द फिजिकल मैप। आपको जो फिजिकल मैप है ना उसको समय समय पर देखते रहना है। ठीक है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। भारत
जो है वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी क्या है, कंट्री है। 7वां सबसे बड़ा ये मेरा देश है, कौन, भारत। एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और एशिया का ये भाग है। ऑल्सो विथ इट्स नेबर, हमारे पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो क्षेत्र है इन सब का और भारत को मिला के ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। सब कॉन्टिनेंट्स सिंस इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, इसको सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट एशिया का हिस्सा है। Often for the purpose of discussion, we refers to 5 regions: the Great Mountain Zone, the plains of Ganga and the Indus, the desert region, the Southern Peninsula and the islands. क्या कह रहे हैं कि भाई डिस्कशन के लिए यानी कि चर्चा के लिए हम लोग अक्सर क्या है, ये मेरे 5 क्षेत्र हैं इनको रेफर करते हैं। ठीक, 5 क्षेत्र कौन से, पहला हो गया मेरा ग्रेट माउंटेन जोन, दूसरा हो गया गंगा और इंडस के मैदान, ठीक है, तीसरा रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, चौथा मेरा हो गया जो दक्षिणी पेनिनसुला है वो, और मेरा जो 5वां वो है वो क्या है, आइलैंड यानी कि हमारे जो द्वीप हैं वो। इन दिस चैप्टर यानी इस पार्ट में वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, हम इन जोन्स के ऊपर उड़ेंगे। उड़ेंगे इन द सेंस यानी कि हम लोग वाकई में इनके ऊपर उड़ने वाले हैं, नहीं, हम इनको समझेंगे, ठीक है, इनको जानेंगे। Providing you with a bird-eyed view of these features and offering glimpse of what things look like in close-up at some of these places. आपको एक बर्ड आई व्यू दिया जाएगा। बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होता है, बर्ड देखिए, चिड़िया जो ऊपर से जब उड़ती है तो उड़ने पे जब वो नीचे देखेगी तो उसको जैसा दिखता होगा ना, उस एंगल को, उस देखने के एंगल को हम लोग बर्ड आई व्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमारा भारत है इसकी कहीं ना कहीं ऊपर से हमको एक इमेज इसमें दिखाएंगे। ठीक है, और साथ ही में कुछ क्लोजअप इमेजेस, क्लोजअप भी हम देखेंगे कि भाई चीज़ें पास से कैसे दिखती हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज सिंस एज यू विल सी इंडिया इज़ लार्ज एंड डाइवर्स। क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ही कठिन है कि हम हर चीज़ की डिटेल में जाएं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इंडिया बहुत ही बड़ा और बहुत ही विविध है। द हिमालयंस माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर इन दी नॉर्थ। जो हिमालय की जो पहाड़ श्रृंखला है ये मेरे नॉर्थ डायरेक्शन में एक प्राकृतिक बैरियर के तौर पे, एक प्राकृतिक रोक के तौर पर है। वाइल दी थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क्स इट्स वेस्टर्न लिमिट। जबकि वेस्टर्न लिमिट यानी कि वेस्टर्न साइड पे आपको थार डेजर्ट और अरेबियन सी मिल जाएगा। टू द साउथ दक्षिण में द इंडियन ओशियन एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम आर नेचुरल बाउंड्रीज। दक्षिण में है इंडियन ओशन और ईस्ट डायरेक्शन में है बे ऑफ बंगाल जो कि हमारे देश की प्राकृतिक सीमाएं बनाती है। These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. क्या कह रहे हैं कि ये जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे, इसने एक तरीके से भारत और जो हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर, जो हमारे जिस महाद्वीप के अंदर हम लोग रह रहे हैं, भारत और जो बाकी का कॉन्टिनेंट है उसके बीच में एक तरीके से एक सेपरेशन सा बना दिया है। ठीक है, उसके बीच में एक सेपरेशन सा बना दिया है और इसने जो है भारत के क्लाइमेट, भारत की जलवायु, भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेट्स एक्सप्लोर। डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? क्या आपको आपका जो पार्ट था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, क्या वो आपको याद है? लुक एट द मैप, नक्शे को देखो। कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज? नक्शे को देखो और क्या आप पढ़ पा रहे हो भारत की तकरीबन जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसे? ठीक है, मतलब इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्या आपको ये नक्शे पर दिख रहे हैं? आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑफ इंडिया फिजिकल मैप। भारत के जो फिजिकल मैप के जो ऊपर के फीचर्स हैं उनको पहचानो। फिजिकल मैप किसे कहते हैं? उस मैप को कहते हैं जिसमें हमारे पहाड़, मैदान, नदियाँ ये सब होती हैं। ठीक है, let us now journey together from the Himalayas to the island in the Indian Ocean and onward to the east of India. क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम लोग अपना ये सफ़र शुरू करते हैं हिमालयाज से लेकर इंडियन ओशन में मौजूद द्वीपों तक
और फिर हम अपने इस सफ़र को भारत के पूर्व में आगे बढ़ाएंगे। द डाइवर्स कलर ऑन द मैप ऑलरेडी गेव अस अ सेंस ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जो हमें विविध रंग दिखते हैं हमारे नक्शे के ऊपर, वो हमको हमारे देश के अंदर मौजूद जो भौगोलिक विविधता है उसका एक तरीके से एक सेंस देते हैं। मतलब इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है। फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द लेजेंड ऑन द मैप। अच्छा देखो, ये जो मैप में लेजेंड होता है ना, ये मेरी हाइट देखने के काम में आता है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि मैं नक्शे के अंदर जो ये है लेजेंड, इससे खुद को अवगत करो। द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द ऑल्टीट्यूड। जो अलग अलग रंग हैं ये ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को दर्शाते हैं। द हिमालयास, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? हिमालयास के बारे में। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप। नक्शे पे जो हिमालय रेंज हैं उनकी लेंथ, उनकी लंबाई को देखो। इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल। ये एक लंबी विशालकाय दीवार की तरह है। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द हिमालयास। क्या कह रहे हैं कि लेजेंड से क्या आप गैस कर सकते हो हिमालयास के अलग अलग पॉइंट्स की ऊंचाई को? तो ये आप देख सकते हो भाई, ये स्पेस की फोटो है और ये देखो ये क्या है, मेरे पहाड़ हैं। ठीक है, ये मेरे क्या है, पहाड़ श्रृंखला है। ठीक है, दिख रही कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, ये मेरी पहाड़ श्रृंखला है। ठीक, दीज आर सैटेलाइट इमेजेस ऑफ हिमालय रेंज। ये जो इमेजेस हैं ये किसकी हैं? हिमालय रेंज की इमेजेस हैं। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर्स। जो लंबाई है मेरी हिमालय रेंज की वो कितनी है? 2500 किलोमीटर तक है। मतलब ये 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए लेट्स रिमेंबर द हिमालय सीन टू टच द स्काई। जो हिमालयाज हैं वो देखने में कैसे लगते हैं कि मानो आसमान को छू रहे हों। इन फैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000th। ठीक है, इसकी जो पीक्स हैं, इसकी जो कुछ मतलब ऊंचाइयां हैं कई सारी, वो कितनी है? 8-8 हज़ार के ऊपर की हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको हम साथ में 8000ers बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8000ers। क्यों? क्योंकि इसकी कई सारी पीक्स जो हैं वो 8000 मीटर की ऊंचाई से क्या है, ऊपर हैं। दीज माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया। ये जो पहाड़ श्रृंखला है ये एशिया के अंदर 6 देशों से, मतलब 6 देशों तक जाती है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं कि क्या आप दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन का नाम बता सकते हो? तो इसके बारे में तो आपको जरूर जानकारी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है। ठीक है ना, हिंट देता हूं। रुको हिंट दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ई से, चलो इसका नाम ई से स्टार्ट होता है। ठीक, थोड़ी सी हिंट दे दी मैंने, बाकी आप खुद से करने की कोशिश करो, इसको मतलब खुद से ढूंढने की कोशिश करो। चलो जी। इन द समर, गर्मी के मौसम में द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फीड्स मेजर रिवर्स। जो बर्फ मौजूद होती है बड़े बड़े पहाड़ों पर वो पिघलती है और उसका पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है, जैसे कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र हो गई। These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो नदियाँ और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका जो पानी है उसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है, खेती के लिए किया जाता है और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ठीक है ना। और ये जो पानी है ये कई हजारों करोड़ों लोगों के जीवन को साथ में जोड़ती है। Hence, the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia। इसीलिए हिमालयास को कई बार हम लोग एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। द हिमालयास आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम्स। जो हिमालयास हैं वो महत्वपूर्ण है मेरी कई सारी संस्कृतियों में और कई सारे बिलीफ्स भी हैं इन पर, मतलब कई सारे लोग इन पे अलग अलग चीज़ें मानते हैं। The mountains themselves are considered sacred and temples and monasteries have been built within them। जो पहाड़ हैं वो पवित्र माने जाते हैं और इन पहाड़ों में मंदिर और कई सारी मोनेस्ट्रीज बनाई गई हैं।
attracting monks and spiritual seekers from around the world who come to pray and meditate। यहाँ पर दुनिया भर से कई सारे जो पंडित हैं, कई सारे जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, कई सारे जो आध्यात्मिक कह सकते हो गुरु हैं, जो पंडित हैं, वो आकर्षित होते हैं यहाँ इन टेम्पल्स, इन मोनेस्ट्रीज में, और यहाँ पर आके वो पूजा करते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं। डोंट मिस आउट द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख काऊ माउथ इन द उत्तराखंड। इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, ये गाउमुख यानी कि काऊ माउथ नाम की एक जगह है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। ये किसका, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके एज पर ये पड़ता है, उसके किनारे पर ये पड़ता है। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। ये जो ग्लेशियर है ये भारतीय हिमालय में क्या है, सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेट एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिम्स। ये जो है मेरा ग्लेशियर ये बहुत ही पवित्र माना जाता है और कई सारे जो श्रद्धालु हैं उनको ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। गौमुख इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। जो गौमुख है ये बहुत ही मशहूर ट्रैकिंग जो लोग चढ़ाई नहीं करते उनकी बात कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही मशहूर चढ़ाई करने की जगह है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगेन देयर। अगली बार जब आप गंगा को देखो याद है कि इसका सफ़र वहाँ पे शुरू हुआ है। हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म, जो हिमालयाज हैं वो कैसे बने हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसको कि हम लोग अब आगे इसमें पढ़ेंगे। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत ज़्यादा लंबे समय पहले, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। भारत जो है वो एक बहुत ही बड़े लैंड मास यानी बहुत ही बड़े ज़मीन का हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम था तब गोंडवाना। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, जहाँ पर इसका जो पड़ोसी है वो अफ्रीका था। एट सम पॉइंट, किसी एक समय बिंदु पर, इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। यह उससे टूट गया और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ ये आने लगा। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, यही कोई तकरीबन 50 मिलियन साल पहले, इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विथ इट। ये यूरेशिया के लैंड मास के करीब आता है और उससे टकरा जाता है। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड बिटवीन दैम क्रम्बल्ड एंड रोज अप जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। क्या कह रहे हैं कि भाई जो भारत है जब वो यूरेशिया के खिलाफ टकराया तो इनके बीच की जो ज़मीन थी वो टूट गई और ऊपर की ओर उठने लग गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कभी कोई कारपेट है, कोई कालीन है, उसको अगर आप दोनों तरफ से एक दूसरे की तरफ ऐसे धकेलोगे, दबाओगे, तो जैसे उसमें नहीं इस तरीके से ऐसे उभार टाइप के आ जाते हैं, वैसे ये जो मेरे पहाड़ हैं ये भी बने हैं। दैट्स हाउ द माइटी हिमालय माउंटेन वॉज फाउंड। और इस प्रकार से ये जो मेरे विशालकाय हिमालय पहाड़ हैं ये बने। अमेजिंगली इंडिया स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर विच इज़ मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। क्या कह रहे हैं कि कमाल की बात तो ये है कि भारत आज भी एशिया में पुश कर रहा है, मतलब एशिया में अंदर की ओर धस रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, हर वर्ष मात्र 5 सेंटीमीटर, जो कि आपके बाल जो उगने की रफ्तार है उससे भी कम है। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब ये है कि जो हिमालयाज हैं वो अब भी लंबे हो रहे हैं, जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, हर वर्ष थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। अबाउट 5 मिलीमीटर, तकरीबन 5 मिलीमीटर ये हर वर्ष बड़े हो रहे हैं। बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर। लेकिन हमारे पूरे मिलेनियम को अगर हम लोग जोड़ें तो ये मेरा 5 मीटर हो गया, यानी कि पूरे मिलेनियम में ये सिर्फ और सिर्फ कितना 5 मीटर बड़े हैं। डोंट मिस आउट द वर्ड हिमालय is a combination of two Sanskrit words. Hima means snow and Alya means abode or dwelling. Thus abode of snow. क्या कह रहे हैं? जो वर्ड है हमारा हिमालय, ये 2 संस्कृत शब्दों से बना है, हिमा और आल्या। हिमा का मतलब क्या होता है? बर्फ, और आल्या जिसको कि हम लोग आलय भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है अबोर्ड, ड्वेलिंग यानी कि घर, रहने की जगह। इसीलिए इसको बर्फ का घर भी कहा जाता है। ठीक है।
द हिमालयस आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंज। जो हिमालयाज हैं इनको मोटे मोटे तौर पर 3 मुख्य श्रृंखलाओं के अंदर बांटा जाता है। क्या है इसका नाम? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। द हिमाद्री, द ग्रेटेस्ट हिमालयास, हिमाद्री को ग्रेटेस्ट हिमालयास भी बोला जाता है, आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रगड पार्ट ऑफ द रेंज। ये जो है ये इस श्रृंखला का सबसे ज़्यादा ऊंचा और सबसे ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ एरिया है। होम टू द टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजुंगा। ये घर है किसका? ऊंचे ऊंचे श्रृंखलाओं का, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजुंगा हो गया। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। यह जो क्षेत्र है यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। लाइफ हियर इज टफ, यहाँ पे जीवन बहुत ही कठिन है। एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते भी नहीं हैं। द हिमाचल, द लोअर हिमालयास, हिमाचल इसको कि लोअर हिमालयास भी कहते हैं, लाइज साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। क्या कह रहे हैं कि ये जो हिमाचल है ये मेरे ग्रेटर हिमालयास के साउथ यानी कि दक्षिण में पड़ता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो जलवायु है वो मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक है। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे काफ़ी लोग भी रहते हैं। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश एंड मौसेरी उत्तराखंड आर लोकेटेड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में मेरे कुछ बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन भी हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए। द शिवालेक्स द आउटर हिमालय, शिवालेक जिनको कि आउटर हिमालयास भी कहते हैं, फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज। ये मेरी सबसे बाहर की और सबसे छोटी श्रृंखला है। ठीक है, ऊंचाई में सबसे छोटी श्रृंखला है। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे रोलिंग हिल्स हैं और घने जंगल हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, ये जो फुट हिल्स होते हैं ये वाइल्ड लाइफ से भरे होते हैं। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयस एंड द गंगटिक प्लेन, ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह भी है हिमालय और गंगटिक प्लेन के बीच में। ठीक है, ऑल्सो कॉल द नॉर्दर्न प्लेन, जिसको कि हम लोग नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं, गंगटिक प्लेन को नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ द स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमालयास। क्या हिमालयास के अलग अलग पार्ट्स में जो राज्य हैं क्या आप उनके नामों को पता कर सकते हो, उनके नामों को ढूंढ सकते हो। टेक द हेल्प ऑफ बोथ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप फॉर दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिजिकल मैप लेना है और पॉलिटिकल मैप लेना है, और दोनों को एक के ऊपर एक रख के बढ़िया दोनों को सही से कंपेयर करके ये क्या बोलते हैं, जो राज्य इसमें हिमालय रीजन में पड़ते हैं ना उनके नाम लिख लो। ठीक, डोंट मिस आउट। क्या है मेरा डोंट मिस आउट में? नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयास रीजन इज नोन एज काठकुनी और दाजी देवारी स्टाइल हाउस। जो पारंपरिक तरीके हैं घर बनाने के वेस्टर्न हिमालय क्षेत्रों में, उनको काठकुनी नाम से या फिर ढाजी देवारी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज यूज्ड। जो लोकली वहाँ पे पत्थर और लकड़ियाँ मौजूद होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है इन घरों को बनाने के लिए, विच नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक्स। ये घर को गर्म भी रखती है, इसके साथ साथ हल्के फुल्के जो भूकंप आते हैं उसके डैमेज को भी ये रेसिस्ट करता है। ठीक है, डोंट मिस आउट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्या कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के, बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के हमको फ्लोरा और फौना यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर, पार्क को डिक्लेयर कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। The biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village community that live inside the park.
जो बायोडाइवर्सिटी है पार्क की, उसको सरकार द्वारा, साथ ही में जो गांव उस पार्क के अंदर रहता है उनके द्वारा उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मेरी इमेजेस दी हुई हैं बहुत सारी। ठीक, देखो कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस हैं मेरी, है कि नहीं? कितनी सुंदर सुंदर इमेजेस हैं मेरी। ये इमेजेस किसकी हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। ठीक, तो ये आपका कंजर्वेशन एरिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया की ये इमेज है। देखो कितनी प्यारी इमेज है कि नहीं है? हिमालयन मोनल, ये हमारे हिमालयन मोनल एक पक्षी होता है जो कि वहाँ क्या बोलते हैं पहाड़ों में पाया जाता है, ये उसकी इमेज है। ठीक, लद्दाख में मोनेस्ट्री है, ये उसकी इमेज है नंबर 3 में। ठीक, ये लद्दाख की एक मोनेस्ट्री है, उसकी इमेज है। ठीक है। अच्छा, मोनेस्ट्री जिसको नहीं पता बता देता हूँ। मोनेस्ट्री जो है ये गुरुकुल की तरह ही होता है, बट ये बुद्धिज्म में होता है। ठीक, चलो, द बीस रिवर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की 20 नदी, ये देखो नंबर 4 पे ये। ठीक है, और नंबर 5 पे तो ये स्नो लेपर्ड है। ठीक, ये मेरा क्या है? ये है मेरा स्नो लेपर्ड। नंबर 6 में आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जो फल फूल वहाँ की लोकल आपको मार्केट में दिख जाएंगे वो है। और ये मेरा रेड फ्लावर है किसका? रोडोडेंड्रॉन का, बहुत मशहूर फ्लावर है ये रोडोडेंड्रॉन, ये बहुत ही मशहूर फ्लावर होता है। ठीक है, चलिए, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। क्या कह रहे हैं कि जो शब्द है रेगिस्तान, इसको सुनते ही हमारे दिमाग में इमेज किसकी होती है? एक गर्म जगह की इमेज आती है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट, लेकिन हमारे कोल्ड यानी कि ठंडे रेगिस्तान भी मौजूद हैं। एंड वी हैव वन इन इंडिया, और भारत में भी हमारे पास में एक है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, जो लद्दाख है ये मेरा एक ठंडा रेगिस्तान है। वेयर विंटर टेम्परेचर्स ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे जो ठंडी का तापमान है वो -30 डिग्री तक चला जाता है। -30 डिग्री शायद आपको सुनने में ज़्यादा ना लग रहा हो, लेकिन दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से पानी जमना स्टार्ट होता है और 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है, एकदम पत्थर बन जाता है। तो सोचो ये तो 0 से भी 30 कम है, तो कितना ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है ना। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है। एंड द लैंडस्केप इज रगेड, और जो लैंडस्केप है वो पथरीली है। विथ रॉकी ट्रेन है इसमें। डीप वैली, गहरी गहरी घाटियां हैं। एंड लेक सच एज पैंगोंग टाओ, पैंगोंग ये क्या है? टाओ, अच्छा इसका सॉरी टाओ नहीं, ये टशो का मतलब होता है लेक। ठीक है, पैंगोंग झील है यहाँ पर, उसका मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है। द ट्रेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ मून, यहाँ का जो ट्रेन है मतलब यहाँ का जो एरिया है वो चांद सा दिखने में लगता है। जैसे चांद का एरिया ना, चांद की जैसे ज़मीन है वैसे ये दिखने में लगती है। हेंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड, इसीलिए इसको मून लैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ दीज ट्रेन्स एज वी सॉ अर्लियर बाय द फैक्ट्स दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड व्हेन इंडियाज लैंड मास कोलाइडेड विद यूरेशिया। क्या कह रहे हैं कि भाई जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि ये जो जगह है ये कैसे बनी है। जैसे हमारे पहाड़ बने थे कि भाई इंडिया का लैंड मास यूरेशिया से टकराया था, वही सेम रीज़न यहाँ का भी है। ठीक, दिस फोल्डेड पोर्शन वॉज पार्ट ऑफ एन ओशन, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये कभी ओशन का हिस्सा हुआ करता था। मतलब इस पर कभी पानी भरा था, कभी मछलियाँ चला करती थी, लेकिन आज ये क्या है? रेगिस्तान है। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, और इसीलिए जो पत्थर हैं इस एरिया के आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले, यहाँ के जो पत्थर है ज़्यादातर रेत और मिट्टी के मेरे बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, इनको देख लो। ये मेरा लद्दाख का मून लैंड, दिखने में लग रहा है ना कि चांद के ऊपर पहुँच गए। ठीक है, तो अगर चांद जाने का शौक है और चांद तक जा नहीं सकते तो चले जाओ लद्दाख। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई याक्स को चराया वराया जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा, लोकल्स द्वारा। ठीक है, इन्हीं से इनको सब खाना वाना जो भी कुछ है इससे मिलता है। ठीक, और ये मेरा पैंगोंग, मैं कभी इसका नाम सही बोल ही नहीं पाता हूँ, पैंगोंग लेक। ठीक है, पैंगोंग लेक का सीन है। पैंगोंग लेक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लेक है। ठीक, अगर कभी आपको लाइफ में इधर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप यहाँ पे जाना रिग्रेट नहीं करोगे।
बहुत सुंदर जगह है ये, ठीक है ना। इमेज देखो कितनी सुंदर है, असल जगह तो बहुत ही सुंदर होगी, ठीक है। पैंगोंग लेक, ठीक है। इसका नाम पता नहीं कैसा है, मुझसे बोला ही नहीं जाता है। चलिए, wind and rain have eroded the mountains into the shapes you see in the photographs। तस्वीर में आपको पहाड़ों की जो इमेज दिख रही है ये ऐसी क्यों हुई है, जो हवा और बारिश है इसने पहाड़ों को इरोड करके, काट करके ऐसे शेप दे दिए हैं। डिस्पाइट दी हार्श कंडीशन, इतनी खराब, इतनी कह सकते हो कठिन परिस्थिति होने के बावजूद, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ सच एज स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स एंड तिब्बतियन एंटेलोप्स। लद्दाख जो है, इतनी ख़राब परिस्थिति होने के बावजूद लद्दाख जो है वो घर है मेरे कई सारे खास जो वाइल्ड लाइफ है, खास जो जंगली जीवन है उसका, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, आइबेक्स आपको मिलेंगे और तिब्बतियन एंटेलोप आपको यहाँ पे मिलेंगे। द लद्दाखी पीपल लेट्स आ सिंपल लाइफ, जो लद्दाखी के लोग हैं वो साधारण सा अपना जीवन जीते हैं। द रीजन इज known for its ancient monasteries and colorful festivals such as लोसार and हेमिस फेस्टिवल। ये जो क्षेत्र है ये अपने प्राचीन मोनेस्ट्रीज के लिए और रंग बिरंगे त्योहारों, जैसे कि मेरा लोसार हो गया, हेमिस त्योहार हो गया, इसके लिए जाना जाता है। द गैंगेटिक प्लेन, तो अब हम लोग गैंगेटिक प्लेन को पढ़ने वाले हैं। As we move southward from the Himalayas, जैसे जैसे हम हिमालय से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, we reach the vast and fertile Gangetic plain। तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम ये जो विशाल का बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो मेरे गंगा के मैदान हैं यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ उपजाऊ गंगा के मैदान में पहुँचेंगे। These plains have been an important part of the history and civilization of India। ये जो मैदान है ये भारत के इतिहास और भारत की सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से रहे हैं। These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas providing a vital lifeline water। क्या है इसका मतलब कि ये जो प्लेन्स हैं, ये जो मेरे मैदान हैं, इनसे होकर मेरी जो बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय नदियां हैं वो इन मैदानों से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो मैदान है ये इतने उपजाऊ हैं, इन नदियों की वजह से ही ये जो मैदान है इतने उपजाऊ हैं और इनसे हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिलती है जीवन चलाने के लिए, जो कि है मेरा पानी। द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलॉन्ग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज enrich the soil with minerals making the region highly fertile and ideal for agriculture। जो इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और जो इतनी सारी नदियों हैं, इनका ये जो पूरा ये सिस्टम है, इससे यहाँ के जो मिट्टी है, ठीक है, उसमें मिनरल्स बहुत ही अच्छे मात्रा में मिलते हैं, ठीक, जिससे कि ये जो पूरी जगह है ये बहुत ज़्यादा क्या है उपजाऊ है, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। द रिवर ब्रिंग विद दैम मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल इनेबलिंग अबेंडेंट एग्रीकल्चर। जो नदियां हैं वो अपने साथ में खूब सारे खनिज को लेकर आती हैं, खूब सारे मिनरल्स को लेकर आती हैं, जिससे जो मिट्टी है ये और भी ज़्यादा अच्छी बनती है, ये और भी ज़्यादा उपजाऊ बनती है, जिससे कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या होती है, खेती बाड़ी होती है। द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो नदियाँ हैं ये बिजली बनाने का भी क्या है, स्रोत हैं। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन दीज प्लेन्स। एक जो बहुत बड़ा पोर्शन है इंडिया की पॉपुलेशन का, भारत की जनसंख्या का, वो इन मैदानों में ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैदानों में जो मेरी एग्रीकल्चर है उसकी इमेज दी हुई है, खेती बाड़ी चल रही है, ठीक। दिल्ली का ये इमेज है, ठीक है ना। ये किसकी, एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद रिवर यमुना ऑन द टॉप राइट, और टॉप राइट पे आपको यमुना दिखेगी। ये जो है ये यमुना है, ठीक है। ये दिल्ली का व्यू है, ये देख सकते हो बीच में मेरा कोई मैदान टाइप का है, ठीक। मल्टी क्रॉपिंग उत्तर प्रदेश, अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर मल्टी क्रॉपिंग होती है। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि अलग अलग फसल एक ही खेत में, ठीक। जैसे कि ये देखो, ये मेरी सरसों है और ये शायद वो होगा गेहूँ होगा, ठीक। रूरल वुमेन वर्किंग इन पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वेस्ट बंगाल की इमेज है, जहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो खेतों के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। The flat land of the northern plain has allowed for development of an elaborate transportation network।
जो फ्लैट लैंड है यानी कि जो सपाट भूमि है मेरे नॉर्दर्न प्लेन्स की, यानी कि जो मेरे मैदानी क्षेत्र हैं, इनकी जो सपाट भूमि है इसकी वजह से यहाँ पे यातायात का बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो डेवलप हो पाया। रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो सड़कें हैं और जो रेलवे नेटवर्क है, इससे बहुत सारे लोगों और बहुत सारे सामान का बहुत लंबी लंबी दूरी तक यातायात हो पाया। मतलब इधर से उधर सामान और लोग आ जा सकते हैं हमारी इन रोड्स और रेलवेज़ की मदद से। As you will see in the tapestry of the past chapter, the Ganga, the Brahmaputra and other river have been used for millennia for travel and trade। जैसा कि आप टैपेस्ट्री ऑफ पास्ट नाम के ये जो चैप्टर है इसमें जैसा कि आप देखोगे, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो बाकी नदियां हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग बहुत लंबे समय से, कई हजारों सालों से व्यापार में और सफ़र में करते आए हैं। तो यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं। ये गंगा नदी में आपको नाव दिख रही होगी और ये मेरा क्या है, रेलवे है। ठीक है, डोंट मिस आउट, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस गंगा, यमुना, कावेरी एक्सेट्रा। ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं उनके नाम देवियों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। जो नाम है ब्रह्मपुत्र, इसका क्या मतलब होता है, ब्रह्मा का पुत्र। दिस रिवर्स गेट बिगर ड्यूरिंग दी समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, कैन यू गेस वाई। ये जो नदी है ये सूखने की बजाय बड़ी होती है गर्मी के मौसम में। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों? मतलब क्या आप गैस कर सकते हो कि ऐसा क्यों? तो देखो, गर्मी के मौसम में क्या होती है, ज़्यादा गर्मी। अच्छा, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो ग्लेशियर्स जिनसे कि ये नदी निकलती है वो ज़्यादा पिघलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना। और बर्फ़ पिघल के क्या बनती है, बर्फ़ पिघल के बनती है पानी, और वो पानी कहाँ आता है, इस नदी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में। यही रीज़न है कि गर्मी के मौसम में ये जो नदी है ये मेरी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक, चलिए लेट्स एक्सप्लोर। नोटिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन दी प्लेन। ये मेरे प्लेन की, मतलब ये देख रहे हो आप, अंतरिक्ष स्पेस से ये फोटो है अर्थ की, और ये जो एरिया है ना ये मेरा प्लेन एरिया है, मतलब ये मेरा मैदानी क्षेत्र है। इसमें आप देख सकते हो कितनी सारी लाइट है। ठीक, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस कंसंट्रेशन। ठीक है, लाइट के इस कंसंट्रेशन का क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न क्या है, बताओ इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं ना वो जीवन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो रहने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी मात्रा में होती है, यहाँ का मौसम अच्छा होता है, साथ ही में यहाँ पे संसाधन भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है ना। यही रीज़न है कि प्लेन्स में यानी मैदानी क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं। अब लोग ज़्यादा हैं तो लाइट भी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है कि नहीं। ये मेरी सैटेलाइट इमेज है किसकी, गैंगेटिक प्लेन की। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे दो इमेजेस हैं, एक मेरी किसकी है, टाइगर की है। ठीक, और दूसरी किसकी है, ये है मेरी ग्रे लंगूर की। किसकी, ग्रे लंगूर की, जो कि मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है उसमें ये मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा घड़ियाल है और ये है पिकॉक। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। तो अब हम लोग थार डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इफ़ वी मूव वेस्ट वर्ड ऑन द मैप, अगर नक्शे में हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब कि पश्चिम की तरफ जाते हैं, यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। आप एक येलो कलर का एरिया को नोटिस करोगे। दिस एरिया इज द थार डेजर्ट। ये एरिया जो है ये क्या है, ये है थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान। What do you see? क्या दिख रहा है आपको, a vast stretch of golden dune। क्या दिख रहा है आपको इस इमेज में, रेत ही रेत। ठीक है, सुनहरे टीले दिख रहे हैं दूर दूर तक, रगेड ट्रेन, उबड़ खाबड़ जमीन, एंड वाइड ओपन स्काई, और एकदम खुला आसमान, कोई बादल दूर दूर तक नहीं, है कि नहीं। चलिए ये जो इमेज है किसकी है, एक ट्रैवलर की है जो कि थार के सैंड डून के बीच में ट्रैवल कर रहा है। चलो लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट इज द शेप ऑफ सैंड डून। सैंड डून का शेप कैसा होता है, सैंड डून का शेप पता कैसा होता है, ऐसा, ऐसे फिर ऐसे, मतलब पहाड़ की तरह ही होता है बट थोड़ा डिफरेंट होता है। वाइल माउंटेन्स आर मेड ऑफ रॉक्स एंड देयर शेप इज फिक्स्ड, व्हाई डू यू थिंक।
sand dunes also have similar shapes even though they are made of sand. क्या कह रहे हैं, जो मेरे पहाड़ होते हैं वो किसके, रॉक्स यानी पत्थर के बनते हैं, उनका शेप फिक्स रहता है, लेकिन जो मेरे सैंड डून्स होते हैं वो तो मेरी रेत के होते हैं, ठीक है ना, ये तो आराम से शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका ये जो शेप है वो पहाड़ जैसा क्यों होता है, बताओ, इनका जो शेप है वो पहाड़ जैसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई जो हवा है ना वो एक तरफ से रेत को काट के दूसरी तरफ लेके जाती है, ठीक है, और इसी की वजह से ये जो हवा है इसके ही मूवमेंट की वजह से जो ये आपके सैंड डून है ना इसका शेप पहाड़ जैसा बन जाता है, ठीक। चलो, तो ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर मेरी इमेज दी हुई है, किसकी, ये है जैसलमेर की। किसकी इमेज है? जैसलमेर की, जो कि थार रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ता है, ठीक। इसको भी जो यूनेस्को है उसने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है, ठीक। ये मेरा है जैसलमेर, कितना सुंदर दिखने में है ना। Sand dunes are formed when the wind shifts and the shape of sands shapes the sands into hill-like formation. Sand dunes मेरे तब बनते हैं जब जो मेरी हवा है वो चलती है और वो रेत को पहाड़ जैसे फॉर्मेशन में उसको आकार देती है। Sometimes this rise as high as 150 meters. कई बार ये जो मेरे सैंड डून्स हैं ये 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। द थार इज़ अ वास्ट एरिड एरिया, जो थार है ये मेरा बहुत ही बड़ा सूखा क्षेत्र है। मोस्ट ऑफ इट्स लाइज विद इन इंडिया, ज़्यादातर हिस्सा इसका भारत में पड़ता है। स्पैनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, ये आपको राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा इन राज्यों में फैला हुआ है। The desert act as a natural barrier due to harsh condition that deters humans and animal movement, including very high daytime temperature and cold nights, as well as lack of access to water. क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा रेगिस्तान है ये एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करता है, ठीक है। इसकी जो इतनी ज़्यादा विकट इसकी जो कंडीशंस हैं जिससे कि ना ही तो यहाँ पे इंसान और ना ही तो यहाँ पे जानवर की ज़्यादा हलचल देखने को मिलती है, ठीक। दिन के दौरान इसका जो तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत गर्मी होती है, और रात के दौरान बहुत ठंडी होती है। इसके साथ में यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू प्लेस, जो लोग थार में रहते हैं उन्होंने अपने जीवन को इस जगह के हिसाब से ढाल लिया है। एंड वॉट इट ऑफर्स, और जो भी यहाँ से मतलब मिलता है इसके हिसाब से यहाँ के लोगों ने अपने जीवन को ढाल लिया है। फूड हैबिट्स, क्लोथिंग एंड लाइफ स्टाइल्स आर सुइटेड टू दिस हार्श कंडीशन, यहाँ पे जो खाने की यानी कि फूड हैबिट्स हैं, जो कपड़ा है और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो इस जगह में रहने के लिए क्या है, ढल गई है लोगों की। ये आप देख सकते हो इमेज है मेरी, किसकी, एक कैमल वेंडर, मतलब एक ऊंट वाला है जो कि इसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे, ये पुष्कर मेला, अच्छा ये पुष्कर मेला की इमेज है। पुष्कर मेला में कोई ऊंट वाला आया होगा उसकी इमेज है ये, ठीक है। वाली 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 महिला है वो। चलिए, डोंट मिस आउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी इमेज दी हुई है। लेफ्ट में क्या है, महिलाएं हैं जो कि पानी लेने जा रही हैं, इनको कई बार बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और यहाँ पे मेरा क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ये हैमलेट में रेन वाटर को इकट्ठा करने का एक सिस्टम है ये मेरा, ठीक। चलिए, वाटर स्केर्स इन दी डेजर्ट, रेगिस्तान में जो पानी है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। वुमेन ऑफन नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे टू फेच वाटर फॉर देयर फैमिलीज, महिलाओं को बहुत दूर दूर तक सफ़र करना पड़ता है पानी लाने के लिए अपने परिवार के लिए। So the traditional method of cleaning utensils is to scour them with sands until they are clean. क्या है कि यहाँ पे जो पारंपरिक तरीका है बर्तनों को साफ करने का वो क्या है कि उनको आप रेत में घिसो तब तक जब तक वो बढ़िया से साफ ना हो जाए। A little water can be used for little rinse. थोड़े से पानी का इस्तेमाल किया जाता है इसको हल्के से रिंस करने के लिए, मतलब जो भी रेत उस पर लगी रह गई है उसको हटाने के लिए। The water used for rinsing is reused for purpose like watering a plant. जिस पानी का इस्तेमाल रिंसिंग के लिए किया गया है, यानी कि जिस पानी का इस्तेमाल बर्तन को हल्के से साफ करने के लिए किया गया है, उसको दोबारा से पेड़ों को पानी देने के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है।
So the next time you leave the tap running, remember the people of Thar desert. तो अगली बार जब आप नल खुला छोड़ दो तो थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान के जो लोग हैं इनको याद कर लेना. राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड. राजस्थान अपने कमाल के पानी को इकट्ठा करने के तरीकों के लिए भी मशहूर है, इंक्लूडिंग टंका और कुंड, जिनमें कि मेरे टंका कुंड्स आते हैं. These are special water collection system that stores rainwater often for drinking purpose. ये मेरे खास पानी को इकट्ठा करने के सिस्टम हैं जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं पीने के लिए. द अरावली हिल्स. तो दोस्तों अब हम लोग अरावली हिल्स को पढ़ने वाले हैं. लेट्स एक्सप्लोर. लेट अस गो बैक टू द मैप. चलिए अब हम लोग नक्शे में वापस पीछे जाते हैं. ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम दी थार डेजर्ट टूवर्ड द ईस्ट. आपका जो रास्ता है उसको अब आप धीरे से थार डेजर्ट से ईस्ट की तरफ लेके जाओ. डू यू सी अरावली हिल्स. क्या आपको अरावली हिल्स दिख रही हैं? द अरावलीज आर अमंग्स द ओल्डेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड. जो अरावलीज हैं ये मेरी दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक हैं. सम 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ये मेरे 2.5 बिलियन वर्ष पुराने हैं. द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिजेस. ये जो पहाड़ श्रृंखला है इसमें बहुत सी मेरी चोटियाँ और खाइयाँ हैं. ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक माउंट आबू टावर्ड एट ओवर 1700 meters. मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 and 900 मीटर हाई. क्या कह रहे हैं कि वैसे तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू ये 1700 मीटर ऊंची है, लेकिन इसके ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वो आपको 300 से 900 मीटर की ऊंचाई के दिखेंगे. Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us. ये कितना फैसिनेटिंग है कि 4-4.5 घंटे की एक ड्राइव यानी कि 4-4.5 घंटे का जो ये मेरा गाड़ी से सफ़र है ये हमको माउंट आबू से अरावली के जोधपुर माउंट आबू से जोधपुर जो कि थार रेगिस्तान में पड़ता है वहाँ तक ले जा सकता है. ठीक है, मतलब ये कि 4-4.5 घंटे में अगर आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हो तो अरावली से आप जोधपुर पहुँच सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे मेरी दो ब्यूटीफुल सी इमेजेस दी हुई हैं. ये किसकी हैं? लेफ्ट में यानी कि यहाँ पे मेरी अरावली हिल की इमेज दी हुई है, जबकि यहाँ पे मेरे थार की इमेज दी हुई है. ठीक है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर. लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द स्टेट एट स्टेट्स दैट द रेंज स्पैन. क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल मैप को देखो, आपकी जो बुक के अंदर पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है उसको देखो और इस रेंज के अंदर, इस पहाड़ श्रृंखला के अंदर मेरे कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं, उनके नाम बताओ. डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात. क्या आपको दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा और गुजरात दिखे? द अरावली प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया. जो ये अरावली हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भारत के जो नॉर्थ वेस्ट है, भारत का जो नॉर्थ वेस्ट है उसके क्लाइमेट और उसके भूगोल को शेप देने में. ठीक है, मतलब जो अरावलीज हैं ये भारत की नॉर्थ वेस्ट की जलवायु और उसके भूगोल को शेप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर. इसका जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो है कि ये प्राकृतिक बैरियर के तौर पर, एक प्राकृतिक बांध के तौर पे काम करता है. प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड. ये थार को ईस्ट की दिशा में और बढ़ने से रोकता है. यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर. इसके बारे में आप आगे और पढ़ोगे. द अरावली इज रिच इन मिनरल्स like marble, granite, zinc and copper have supported mining and construction activities for centuries. क्या इसका मतलब कि ये जो मेरी अरावलीज हैं ये मेरे मिनरल्स में बहुत रिच है, मतलब इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में खनिज मिलता है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, ये सब हमको यहाँ पे मिलता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सदियों से ही माइनिंग होती आई है. माइनिंग मतलब कि खदान खोद कर इनको निकाला जाता रहा है इसके अंदर से. साथ ही में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि भाई इमारतें बनाना. ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर सदियों से होती आई हैं. In fact, evidence from its ancient mines at Zawar has
shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. यहाँ तक कि प्राचीन जो खदान है जावर की, वहाँ से हमको जो सबूत मिले हैं उससे हमें यह पता चलता है कि 800 साल पहले भारतीय दुनिया में पहले थे जिन्होंने जिंक को एक्सट्रैक्ट यानी जिंक को निकालने की जो ये प्रक्रिया होती है इसको मास्टर किया था. हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़गढ़, कंबालगढ़ एंड रणथंबोर आर लोकेटेड हेयर. ऐतिहासिक किले हैं जैसे कि हमारा चित्तौड़गढ़ किला हो गया, कंबालगढ़ हो गया, रणथंबोर हो गया, ये यहाँ पर स्थित हैं. तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये किसकी है? ये है हमारी कंबालगढ़ किले की. ठीक है, ये कंबालगढ़ किले की हमारी इमेज है. ठीक, चलिए. द पेनिनसुलर प्लेट्यू, लेट्स रिमेंबर, अ प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. क्या इसका मतलब कि जो प्लेट्यू होता है यानी कि जो पठार होता है ये मेरा कैसा लैंडफॉर्म है? ये मेरे आसपास यानी सराउंडिंग की जो ज़मीन होती है उससे ये ऊपर उठा होता है. ठीक है, और इसकी जो सरफेस होती है यानी इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मेरा तकरीबन कैसा होता है? फ्लैट होता है. ठीक है ना. और इसकी जो साइड होती है, इसके जो किनारे होते हैं, ठीक है, इसकी जो साइड की ढलान होती है ये मेरी क्या होती है? स्टीप होती है. ठीक है ना. कैसी होती है? स्टीप होती है. ठीक, चलिए. इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज. भारत के अंदर हमारे कई सारे प्लेट्यूज यानी कि कई सारे पठार हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडिल एंड साउथ ऑफ द कंट्री. क्या कह रहे हैं? जो सबसे इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया जो कि हमारे देश के दक्षिण हिस्से में पड़ता है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन. ये जो भूमि है ये मेरी बहुत ही पुरानी है. ये जो लैंड फॉर्मेशन है मेरी क्या है? बहुत ही पुरानी है. सिंस दिस रीजन इज़ अ पेनिनसुला, क्योंकि यह जो क्षेत्र है ये मेरा क्या है? पेनिनसुला है. पेनिनसुला कैसे कहते हैं? पेनिनसुला उसे कहते हैं जो कि मेरा क्या होता है? पानी से घिरा होता है, मतलब इसकी एक ना एक साइड पे पानी होगा ही होगा. ठीक. सराउंडेड बाय वाटर on all three sides by the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is called Peninsula Plateau. ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है. एक तरफ है इसका अरेबियन सी, दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल और तीसरी तरफ है इंडियन ओशियन. इसीलिए इसको पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है क्योंकि ये जो एरिया है ये मेरा क्या है? पेनिनसुला है. द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंज. जो प्लेट्यू है इसकी सीमा पर मेरे 2 पहाड़ श्रृंखलाएं हैं, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, जो कि है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. दी वेस्टर्न घाट आर टॉलर. वेस्टर्न घाट जो है ये ज़्यादा लंबी है. एंड रन अलॉन्ग दी वेस्ट कोस्ट लाइक अ वॉल. और जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि जो वेस्ट साइड का जो तट है ना उस पर ये दीवार की तरीके से है. विथ मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन दी स्टीप साइड्स ड्यूरिंग दी मानसून सीजन. मानसून सीजन के दौरान, बारिश के मौसम के दौरान इनके जो ढलाने हैं, इनकी जो स्टीप ढलाने हैं उनसे बहुत सारे सुंदर सुंदर पानी के झरने मेरे गिरते हैं. डोंट मिस आउट. द वेस्टर्न घाट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जो वेस्टर्न घाट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, मतलब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है. दे आर होम टू मैनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी. ये कई सारी नदियों का घर है और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी मेरी क्या है? बहुत बढ़िया है. द northern portion of the western ghat are also known as साइद्रा हिल्स. जो नॉर्दर्न हिस्सा है वेस्टर्न घाट का उसको शायद्रा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. द ईस्टर्न घाट आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. जो ईस्टर्न घाट है ये मेरी वेस्टर्न से क्या है? लोअर है. वेस्टर्न से मेरी छोटी है और कई सारी छोटे छोटे हिल्स में ये मेरी बटी हुई है. ठीक. बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड. क्या कह रहे हैं? इसके ये जो पहाड़ श्रृंखला है तो मतलब ये जो पहाड़ श्रृंखला है इसके बीच में डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है. ठीक है, जो कि मेरा क्या है? हाईलैंड है, फ्लैट हाईलैंड है. ठीक. हाईलैंड मतलब क्या होता है कि ये जो ज़मीन होती है ना ये भी थोड़ी ऊपर ही होती है. ठीक है,
बस ये है इसका मतलब। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लोज अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नदियां जैसे कि मेरी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की ओर यहां पर बहती हैं। These rivers are important for farming and provide water to millions of people। ये जो नदियां हैं ये खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कई हज़ारों कई मिलियंस लोगों को ये पानी मुहैया कराती हैं। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। किताब के अंत में जो फिजिकल मैप दिया है इंडिया का उसको देखो। नोटिस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। नदियों का जो फ्लो है, मतलब नदियाँ किस दिशा में बह रही हैं उसको देखो, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट पेज पे ये मेरे छत्तीसगढ़ के एक फॉरेस्ट का बहुत ही शानदार सा फोटो दिया हुआ है, ठीक है। कितनी प्यारी सी फोटो है ये, है कि नहीं? एकदम हरी हरी, दूर तक हरियाली हरियाली, दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। ये जो प्लेट्यू है, ये जो पठार है मेरा, मिनरल्स यानी कि खनिज से भरा हुआ है। फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, यहाँ पे जंगल भी हैं और उपजाऊ मिट्टी भी है। मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडिया इकोनॉमी। ये इंडिया की इकोनॉमी यानी भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट टिल्ट्स अ लिटिल टू द ईस्ट। ये ईस्ट की ओर, ये पूर्व की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है। सो अ फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड बे ऑफ बंगाल। इस वजह से इस क्षेत्र की कुछ जो नदियां हैं ये बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी ओरिजिनेट हेयर। ईस्ट यानी पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी, वो यहीं से निकलती हैं। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि पानी देती हैं किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए, उद्योगों के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी टू। यहाँ पे वेस्ट की डायरेक्शन में मेरी बहने वाली नदियां जैसे कि नर्मदा और तापी भी हैं। विच ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में मेरी जाके गिरती हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज। और जो घने जंगल हैं इस पठार के ऊपर, वो ट्राइबल यानी कि जो हमारे आदिवासी जनजाति होते हैं उनके क्या हैं? घर हैं। इंक्लूडिंग दी संथाल, गोंड, बाइगा, भील एंड कोरकू, ठीक है। यहाँ पे संथाल, गोंड, बाइगा, भील, कोरकू ये जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो जनजातियाँ हैं, इनकी जो भाषा है वो बहुत ही अलग है। मतलब इनकी खुद की अलग भाषा है, अलग इनकी परंपराएं हैं और इनके जीवन जीने का जो तरीका है वो नेचर यानी प्रकृति से क्लोजली क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए लेट्स एक्सप्लोर। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ये जनजातियां हैं ये कौन से राज्यों में ज़्यादा फैली हुई हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात, यहाँ पे जनजातियाँ काफ़ी फैली हुई हैं। एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ दिस बुक टू लोकेट द स्टेट एंड कनेक्ट देम टू देयर लोकेशन ऑन द फिजिकल मैप। क्या कह रहे हैं कि किताब के अंत में जो फिजिकल और जो पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है उसको देखो और उस नक्शे पर ये जो स्टेट्स है ना इनको ढूंढो, ठीक है। चलिए, प्लेट्यूज आर होम टू मैनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन इंडिया। जो ये प्लेट्यूज हैं, ये जो पठार हैं, ये भारत के अंदर कई सारे सुंदर सुंदर झरनों के घर हैं। एज रिवर फ्लो देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, these waterfalls not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation। क्या कह रहे हैं कि भाई जो नदियां हैं वो जब इनके जो ये पथरीली सतह है और ये जो अनइवन ज़मीन है जब इनसे होकर ये गुजरती हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर क्या मेरे झरने बनते हैं, ठीक है। और इन्हीं सुंदर सुंदर झरनों के घर ये मेरे प्लेट्यूज हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये जो वाटरफॉल है, ये जो झरने हैं, ये ना सिर्फ जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्यटन होते हैं उनको आकर्षित करते हैं, बल्कि इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बनाई जाती है और इसके अलावा सिंचाई करने के लिए पानी भी इन्हीं से मिलता है, ठीक। ये देखो कितना सुंदर झरना है कि नहीं? कितना सुंदर झरना है। ये है हमारा लॉन्ग टेल मकाब, वेस्टर्न घाट में मिलता है। ये किंग कोबरा, भाई इसके बारे में तो हर कोई जानता है, किंग कोबरा, ये भी आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। ये अच्छा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट किनको कहते हैं? जो कि कीड़ों को खाते हैं, ठीक है।
और ये मेरी कोल माइन यानी कोयले की खदान है। ठीक, ये हमारा मुंबई है जो कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर पड़ता है। ठीक है, देख सकते हो सुंदर सी इमेज है। चलिए, इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन, मतलब अब जो हमारे देश की जो कोस्ट लाइन है, मतलब कि जो हमारे ये तट है, समुद्री तट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस। भारत का जो कोस्ट लाइन है ये मेरा सुंदर सुंदर बीचों से भरा हुआ है। डॉटेड मतलब बहुत सारे बीच यहाँ पे हमको मिलते हैं। रॉकी क्लिफ्स, पथरीले यहाँ पे क्या है क्लिफ्स हैं, एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट, और खूब घने हरे हरे क्या है जंगल हैं। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर हैव ब्लैक रॉक्स। कुछ बीचों पर सुनहरी रेत है जबकि कुछ पर काले पत्थर। सम आइलैंड्स हैव कोरल रीफ्स वाइल अदर आर कवर्ड इन थिक जंगल्स, नॉट जनरल्स, जंगल्स। ठीक है, कुछ जो आइलैंड्स हैं ये यहाँ पे कोरल रीफ बहुत पाए जाते हैं, ये मेरे समंदर के अंदर होते हैं कोरल रीफ, जबकि कुछ जो है वो मेरे जंगलों से, घने जंगलों से कवर्ड है, मतलब पूरे ढके हुए हैं। इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। भारत की जो तट हैं वो मेरे सरप्राइजेस यानी कि आश्चर्यों से भरे पड़े हैं। द इंडियाज कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग। भारत की जो कोस्ट लाइन है, भारत की ये जो तटीय रेखा है, ये 7,500 किलोमीटर क्या है लंबी है। लेट्स एक्सप्लोर। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर स्कूल एटलस और वॉल मैप एंड फाइंड द नेम ऑफ 5 रिवर दैट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। क्या कह रहे हैं? जो फिजिकल मैप है इंडिया का आपके स्कूल में होगा या फिर आपके कहीं वॉल पे चिपका होगा, उसको देखो और बे ऑफ बंगाल में बहने वाली 5 नदियों के नाम बताओ, मतलब पता करो। ठीक है, पता करके यहाँ पे लिख लेना। फाइंड आउट इंडियाज कोस्टल स्टेट्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या कह रहे हैं? भारत के जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको पता करो, इसके अलावा वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस करो। डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन दीज रिवर्स स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट? क्या कह रहे हैं कि बताइए, जब ये जो नदियां होती हैं ये मेरे कोस्ट यानी कि तट के करीब अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला। जो वेस्ट कोस्ट है भारत का वो गुजरात से केरला तक मेरा जाता है, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होते हुए गुजरता है। मोस्ट रिवर्स हेयर ओरिजिनेट इन दी वेस्टर्न घाट। यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं, मतलब ये वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं बहना। फ्लो स्विफ्टली एंड फॉर्म एस्टिचुअरी, तेजी से बहती हैं और ये एस्टिचुअरीज फॉर्म करती हैं। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय alluvial deposit from short rivers and features coves, creeks and estuaries, with the Narmada and Tapi estuaries being the largest. क्या कह रहे हैं कि जो कोस्ट लाइन है यहाँ की, जो यहाँ की तटीय रेखा है, वो एलुवियल सॉइल का बहुत अच्छा क्या है डिपॉजिट है, मतलब यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है वो मेरी बहुत सारी जमा है। अच्छा, ये मिट्टी कहाँ से आई है? जो ये छोटी छोटी नदियाँ मेरी बनी है यहाँ पे, वो लेके आई हैं इस मिट्टी को यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्रीक्स, एस्टिचुअरीज ये सब भी है। ठीक, जिसमें नर्मदा तापी सबसे बड़ी एस्टिचुअरी है। ठीक है, ये देखो, ये मेरे वेस्ट कोस्ट का क्या है एरियल व्यू है। ठीक, ये आप देख सकते हो। चलिए, द वेस्ट कोस्ट हैज मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटी। जो वेस्ट कोस्ट है मेरा, जो वेस्ट साइड का हमारा ये तट है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे क्या हैं शहर हैं और पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स क्या किनको कहते हैं? जहाँ पे जहाज मेरे आके रुकते हैं। ठीक है, दीज हैव बीन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनिया। ये हमारे देश के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधियों के क्या रहे हैं केंद्र रहे हैं हमारे कई सालों से। ठीक है, हजारों सालों से। चलिए, द ईस्ट कोस्ट, तो अब हम लोग ईस्ट कोस्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्ट कोस्ट है ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ये हमारा गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टाज इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। क्या कह रहे हैं कि इसके मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैदान मौजूद हैं और बड़ी बड़ी नदियों के डेल्टास यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, डेल्टास क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब नदी बहती है ना तो अपने साथ में वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, ठीक है ना, बहुत सारा स्लेट और बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये मेरी पता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक। अब जब नदियाँ जब समंदर में मिलने वाली होती हैं तो ये अलग अलग स्ट्रीम्स में, धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ्लो है वो धीरे पड़ जाता है, जिससे कि ये जो सारा सिल्ट, ये जो सारा मटेरियल जो कि नदी अपने साथ में बहा के लाई थी ना, वो वहीं पे जमा हो जाता है, ठीक। और इसी को मतलब जो जमा होने पे जो बनता है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे कई बड़ी नदियों के डेल्टाज हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक, a lagoon which is a body of water separate from a large body of water by natural barrier are found here। यहाँ पे चिल्का लेक और पुलिकट लेक भी मिलती हैं। Deltas are land formed at the mouth of a river when it deposits sediment into the large body of water। डेल्टा मेरे लैंड फॉर्म्स होते हैं जो कि नदियों के मुंह में बनते हैं जब ये नदियां अपने साथ में जो सेडिमेंट लाती हैं, जहाँ पे जमा होते हैं वहाँ पे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। सच एज एन ओशियन, अ लेक और अनदर रिवर, जैसे कि कोई मेरा समंदर हो गया, लेक हो गया या फिर कोई दूसरी नदी होगी, ठीक। ओवर टाइम दिस सेडिमेंट्स बिल्ड अप फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया। समय के साथ में जो सेडिमेंट है ये मेरे क्या है, बिल्डअप होते जाते हैं, मतलब इकट्ठा होते जाते हैं और ट्रायंगुलर शेप का या फिर फैन शेप का एक एरिया बन जाता है, ठीक। और यही होता है डेल्टा। द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट्स फर्टाइल डेल्टा। ये जो नदियां हैं ये फर्टाइल यानी कि बहुत ही उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग, जिससे कि खेती के लिए जो भूमि है सबसे बढ़िया होती है। चलिए, इंडियन आइलैंड्स, तो अब भारतीय द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द इंडियन आइलैंड्स रिफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। क्या कह रहे हैं कि जो इंडियन आइलैंड है यानी कि जो भारतीय द्वीप हैं ये किनको कहा जा रहा है, ये उन द्वीपों को कहा जा रहा है जो कि भारतीय महासागर, हिंद महासागर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में फैले हुए हैं, ठीक है। ये भारतीय टेरिटरी, भारतीय जमीन का क्या है, हिस्सा है। इंडिया हैज़ टू मेजर आइलैंड्स, भारत के दो बड़े क्या हैं, द्वीप हैं, द्वीपों के समूह हैं, ठीक है। एक का नाम है लक्षद्वीप और दूसरे का नाम है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में है, अंडमान और निकोबार ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, ये जो आइलैंड्स हैं, ये जो द्वीप हैं, यहाँ पे यूनिक यानी कि बहुत ही खास वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक। सुंदर सुंदर बीचेस होते हैं, कोरल रीफ और वॉल्केनोस यहाँ पर होते हैं। Several ancient tribes made these islands their homes tens of thousands of years ago। कई 10,000 साल पहले कई सारी प्राचीन जो जनजातियां थी उन्होंने इन द्वीपों को अपना घर बनाया था। लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो अब हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लक्षद्वीप इज एंड आर्कीपेलगो, लक्षद्वीप जो है ये मेरा क्या है, एक आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो किसको बोलते हैं, जो कि द्वीपों का समूह होता है उसको, ठीक है। लोकेटेड इन दी अरेबियन सी, ये मेरा अरेबियन सी में स्थित है। क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, केरला के जो मालाबार कोस्ट है, जो मालाबार तट है उसके करीब पड़ता है। इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड मेड ऑफ कोरल्स, ये 36 कोरल से बने हुए द्वीप हैं। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल, हर द्वीप पे लोग नहीं रहते। इंडिया कंट्रोल अ वास्ट मरीन एरिया, भारत जो है वो बहुत बड़ा जल का क्षेत्र कंट्रोल करता है। अलाउइंग फॉर फिशिंग, जहाँ पे आप मछली पकड़ सकते हो, रिसोर्स को ढूंढ सकते हो और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इंडिया इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। These archipelago comprise more than 500 large and small volcanic islands divided into two distinct groups, the Andaman and the Nicobar Island। ये जो आर्कपेलागो है इसमें 500 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं, ठीक है, वॉल्केनिक द्वीप हैं, ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप हैं, जो कि इसको ज्वालामुखी द्वीप हैं। और ये जो
सारे मेरे आइलैंड्स है ना, ये दो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है। दियर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो लोकेशन है ये मेरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो इमेज है ये मेरी कोरल रीफ की है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड में है, और ये मेरा कोरल रीफ अंडमान आइलैंड का है, उसकी इमेज है, ठीक है। और ये एक फ्लोटिंग डॉक है, छोटा सा पोर्ट है जहां इंडियन नेवी का, अंडमान आइलैंड में, जहां पे जहाज आके रुक सकते हैं, ठीक है। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत के आउटपोस्ट की तरह हैं। कीपिंग एन आई ऑन द ओशन, ओशन पे ये नज़र रखते हैं। इट इज़ होम टू वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यहाँ पे बहुत सारी मेरी फ्लोरा और फोनास की वैरायटी मिलती हैं, पेड़ पौधे और जानवरों की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। द अंडमान आइलैंड्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऐतिहासिक, अगर हम ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तब भी मेरे जो अंडमान आइलैंड्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैनी ऑफ आर फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड देयर अंडर द मोस्ट सवियर कंडीशंस इन द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेलुलर जेल। क्या कह रहे हैं, कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहाँ पे बहुत ही खराब परिस्थितियों के अंदर इन जेलों के अंदर रखा गया, ठीक है, और जेलों का नाम था सेलुलर जेल्स। इट हैज़ बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस of the tremendous sacrifice that our forefathers made so we could be free। ये हमको हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा दिए हुए जो बड़े बड़े बलिदान हैं उनके याद दिलाते हैं कि उनके कितने बड़े बलिदानों के बाद ही हम यहाँ पे मुक्त हो पाए हैं। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेस, हम इसके बारे में हायर क्लासेस में चर्चा करेंगे। डोंट मिस आउट। Barren Islands figure 1.39 above in the Andaman and Nicobar Island is the only active volcano in India। जो बैरन आइलैंड है जो कि ऊपर की तस्वीर इसमें है ये वाला, ठीक है, ये एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जो कि फटता रहता है, ठीक, ये एक्टिव है। इट समटाइम्स इरप्ट, कभी कभार ये फटता है, सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू द स्काई, जब फटता है तो आसमान में धुआं और इसका लावा पहुंचता है। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस। एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम द आइलैंड्स टूवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज विया द वे ऑफ बंगाल वी कम टू द सुंदरबन। क्या कह रहे हैं कि भाई अब द्वीपों से होते हुए हम दोबारा ईस्ट की दिशा में, हिमालयाज के ईस्ट की दिशा में आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल से होते हुए, तो हम पहुंचते हैं कहाँ, सुंदरवन में। दिस इज लोकेटेड इन दी डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस डेल्टा हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, ये जो डेल्टा है यहाँ पे नदियों का बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। सी एंड लैंड, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको नदियों का, समंदर का और ज़मीन का बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड द रेस्ट इज इन बांग्लादेश, और बाकी जो है वो बांग्लादेश में है। दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। द सुंदरबन है, द सुंदरबंस आर होम टू मैनी स्पीशीज, सुंदरबन के अंदर बहुत सारी मेरी अलग अलग स्पीशीज रहती हैं, अलग अलग जानवरों की स्पीशीज रहती हैं, इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, जिसमें मेरा रॉयल बंगाल टाइगर आता है, ठीक। नेक्स्ट मेरा नोट है, डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर डेल्टा इज। क्या कह रहा है कि नक्शे में देखो और पहचानो कि डेल्टा मेरा कहां पर है, ठीक है ना। तो ये अब इसके बाद में हमारी बहुत ही सुंदर सुंदर सी इमेजेस आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें मेरी लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम ऐसे है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल, ये मेरा सेवन सिस्टर वाटरफॉल है, ये वाला, ठीक, सेवन सिस्टर वाटरफॉल है। ये फेस्टिवल है हमारा सत सुख वाला, और ये जो है ये हमारा एक ब्रिज है, ठीक है, जो कि जड़ से बना हुआ है, पेड़ों की जड़ से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, स्टे ऑन द मैप, नक्शे पे रहो। एज वी मूव टूवर्ड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नक्शे पे रहो। अब हम लोग कहाँ मूव करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों की तरफ। आर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ, जो कि हमारी आखिरी डेस्टिनेशन अभी के लिए होने वाली है। कैन यू सिंग गोरा, काशी एंड जनता मार्क ऑन दी मैप, क्या आप नक्शे पर गोरा, काशी और जनताई को देख पा रहे हो। दीज हिल्स
पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू आर नोन एज द लश ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल एंड ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो पहाड़ हैं ये मेघालय के हिस्सा है, जो मेघालय प्लेट्यू है, पठार है, उसके ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और ये जाने जाते हैं अपने हरे हरे जंगलों के लिए, झरनों के लिए, और सांस ले ले मतलब एकदम बहुत ही सुंदर सुंदर झरनों के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे खूब बारिश भी होती है तगड़ी वाली। चलो, दीज रीजन्स एक्सपीरियंस वन ऑफ द हैवीएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड। इन क्षेत्रों में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। ठीक, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो यूनिक है, और जो भूमि है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। डोंट मिस आउट। मावालिंगनोंग विलेज situated in the East Khasi Hill of Meghalaya is renowned for the cleanest village in Asia। क्या कह रहे हैं कि भाई एक माओलिंगनोंग नाम का एक गांव है जो कि मेघालय में ये मेरा है स्थित है, ये एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। दिस पिक्चरेस्क विलेज इज फेमस फॉर इट वेल मेंटेन क्लीनिनेस, बैम्बू डस्टबिन्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। ये जो गांव है ये मशहूर है किसके लिए, अपनी साफ सफाई के लिए, बांस के डस्टबिन के लिए, और जो इको फ्रेंडली यहाँ की लिविंग प्रैक्टिसेस है उसके लिए। ठीक है, द विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज। ये जो गांव है ये जड़ों के ब्रिज के लिए, जड़ों के पुल के लिए भी जाना जाता है, विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। जो कि मेरा कैसे बनाया जाता है, पेड़ों की जड़ों को गुथ कर, जो कि बहुत ही लंबे समय मतलब बहुत ही लंबा समय लगता है इसको बनने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा हो गया है कंप्लीट पूरा चैप्टर। एक बार क्वेश्चन आंसर करने से पहले, बिफोर वी मूव ऑन के जो पॉइंट्स हैं जो मेरी समरी टाइप की, इसको पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा, इंडिया गिव्स इट्स नेम टू दी सब कॉन्टिनेंट इट इज पार्ट ऑफ। इंडिया जो है जिस सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना, उसको अपना नाम देता है। इट हैज मैनी डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स। भारत के अंदर कई सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्नोई हिमालयाज टू हीट ऑफ द थार डेजर्ट। ठीक है, बर्फीले हिमालय से लेकर जो थार रेगिस्तान है उसकी गर्मी तक। द प्लेन्स आर वाटर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स। जो मैदान है वहाँ पर बहुत सारी नदियों से पानी आता है। देयर इज ऑल्सो अ पेनिसुलर प्लेट्यू विद द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। क्या कह रहे हैं कि एक पेनिसुलर प्लेट्यू भी है जिसके वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। These diverse geographic features has created a variety of condition with respect to soil, flora, fauna, life and economic opportunity and honed a rich culture। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर है, ये जो हमारा विविध भूगोलिक जो फीचर है, इसने बहुत ही अच्छी मिट्टी, फ्लोरा, फोना, लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो पैदा करी हैं। These geographical features have played an important role in shaping our civilization। ये जो geographical features हैं इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी civilization, हमारी सभ्यता को आकार देने में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये तो हमारी समरी इसकी छोटी सी भी हो गई। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया, व्हाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं, आपके ओपिनियन में भारत के दो महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन से हैं और आपको क्या लगता है ये महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हिमालयास और गंगटिक जो प्लेन है वो मेरे क्या हैं, 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। ठीक है, हिमालयास जो हैं वो भारत को ठंडी हवाओं से बचाते हैं, साथ ही में वहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ भी निकलती हैं। गंगटिक प्लेन जो हैं वो बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ है, खूब खेती होती है और वहाँ पे भारी पॉपुलेशन भी रहती है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है यही होगा, द हिमालयाज एंड द गंगटिक प्लेन आर 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर। द हिमालयाज प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड आर सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स। द गंगटिक प्लेन्स आर फर्टाइल एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है मेरा, व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट। क्या कह रहे हैं आपको, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लगता है भारत आपको कि कैसा दिखता, भारत कैसा दिखता अगर हिमालयस नहीं होते। इस पर एक छोटा सा नोट लिखो, ठीक है। तो देखो, अगर हिमालयस नहीं होते तो बिन हिमालयस के एशिया से आने वाली, सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं ना, इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता, ठीक है। बड़ी बड़ी नदियां गंगा ब्रह्मपुत्र ये भी नहीं होती। बारिश का और जो जलवायु का जो पैटर्न है वो भी मेरा क्या होता है, एकदम ही अलग होता, जिससे की वजह से हो सकता है जो मैदान है एकदम सूखे रहे वो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा विदाउट द हिमालयास कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया वुड मेक नॉर्थ इंडिया मच कूलर, ठीक है। Major river like Ganga and Brahmaputra would not exist. Rainfall patterns and climate would be different, possibly leading to drier plains. ठीक है, तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट। भारत को मिनी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है, भारत को मिनी कॉन्टिनेंट क्यों कहा जा रहा है। देखो, भारत को मिनी कॉन्टिनेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के ज्योग्राफिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर हमको पहाड़ मिल जाएंगे, रेगिस्तान मिल जाएंगे, मैदान मिल जाएंगे, पठार मिल जाएंगे, मतलब हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंट्स में नहीं होता वैसे हमको देखने को मिलता है, और यही रीजन है कि भारत को मिनी कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा India is called a mini continent because it has a wide variety of geographical features like mountains, deserts, plain, plateau, coast and islands all within one country. This diversity is similar to what you find across an entire continent. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 है फॉलो वन ऑफ इंडियाज बिग रिवर फ्रॉम वेयर स्टार्ट टू वेयर इट मेट्स द ओशन। क्या कह रहे हैं कि भारत की किसी एक बड़ी नदी को फॉलो करो, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ ये समंदर को मिलती है। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच पीपल माइट यूटिलाइज दिस रिवर अलॉन्ग इस जर्नी। और लोग जो हैं किस तरीके से इस नदी का इस्तेमाल करते होंगे इसके पूरे सफ़र में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ना आपको खुद से करना होगा, ठीक है। इस पर डिस्कशन करो, किसी एक नदी को अपने हिसाब से पिक करो, उस पर डिस्कशन करो और फिर इसका आंसर लिखो, ठीक है। चलिए 5th पर आते हैं। 5th मेरा क्या कह रहा है, वाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिफर्स टू एज पेनिसुलर प्लेट्यू। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको पेनिसुलर प्लेट्यू क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पे क्या है मेरा एक पेनिसुला है। पेनिसुला मतलब पानी से जो घिरा रहता है, ठीक है, वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए मेरा ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, ठीक। क्या इसका आंसर, इसका आंसर ये है द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड पेनिसुलर प्लेट्यू बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ठीक है। ये लिख लो, ठीक। चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, सिर्फ अगर वहां तक लिख लोगे ना 3 साइड्स तक तब भी बहुत है, वैसे पूरा लिख लोगे ज़्यादा सही है, ठीक है। पूरा लिख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए 6ठा मेरा क्या है, विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चैप्टर के अंदर कई सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट आए, इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब आपको जो भी इस चैप्टर के अंदर कई सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आए हैं, उसमें से आपको जो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे लिख दो, ठीक। तो इसका आंसर आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देना होगा, समझ गए ना। चलिए 7 पर आते हैं। लुक एट द 2 मैप ऑफ इंडिया फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल। भारत के जो 2 नक्शे हैं फिजिकल पॉलिटिकल दोनों को देखो, जो कि किताब के अंत में आपको दिख जाएंगे। आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर एट नाउ। आप जहां पे हो ना उस जगह को पहचानो। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वुड यू यूज टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन। और कौन से फिजिकल फीचर का आप यूज करोगे उस लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो दोस्तों ये आंसर भी आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। आप जहां पे हो वहां के हिसाब से आपको ये आंसर करना होगा, ठीक है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन 8 पर आते हैं।
फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया। क्या कह रहे हैं कि खाने को प्रिजर्व करने की यानी कि खाने को बचा के रखने की जो टेक्निक होती है वो मेरे जगह जगह से क्या होती है, अलग होती है। मतलब भारत में आपको बहुत सारी टेक्निक देखने को मिल जाएंगी। दे आर अडेप्टेड टू लोकल कंडीशन। ये जो टेक्निक्स होती हैं ये लोकल कंडीशन के हिसाब से होती हैं। डू अ क्लास प्रोजेक्ट, एक क्लास प्रोजेक्ट करो। गैदर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, खाना प्रिजर्व करने के अलग अलग जो मेथड्स हैं उनको क्या करो, इकट्ठा करो। ठीक है, तो ये मेरा आपका है क्लास प्रोजेक्ट, तो ये आपको खुद से क्लास में ही करना होगा। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रही है, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, कोस्ट, इंडिया रिमेन वन कंट्री। हाउ डू यू थिंक आवर जोग्राफी हैज हेल्प्ड यूनाइट पीपल। क्या कह रहे हैं कि इतने अलग अलग क्षेत्र होने के बावजूद, पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, तट, इतने अलग अलग क्षेत्र होने के बावजूद भारत मेरा एक देश कैसे रहा। क्या लगता है आपको कि हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारा जो भूगोल है, ये लोगों को कैसे एक करके रखता है। तो देखिए, जो ये ज्योग्राफी है, ठीक है ना, ये लोगों को कैसे एक करता है, ये लोगों को कैसे एक करता है बताओ। नदियों से एक करता है, ठीक है ना, व्यापार से एक करता है, ठीक है ना, जो कल्चर एक्सचेंज होता है ना उससे एक करता है। ठीक है, भारत मेरा क्यों एक है, भारत मेरा इसलिए एक है क्योंकि हमारे भारत में ना सभी के लिए जगह है। ये बहुत अच्छी चीज है, हमारे भारत में सभी के लिए जगह है। ठीक है ना, आप कहीं पे भी जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, कहीं के भी रहने वाले हो, आप कहीं पे भी जाओ, आपको वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आप पहाड़ के रहने वाले हो, आप मैदानी एरिया में जाओ, पहाड़ के जो आपके रीति रिवाज, जो भी आपके त्यौहार होते हैं, मैदानी क्षेत्र में मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये है हमारे भारत की बेहतरीन बात। ठीक है, फिलहाल अभी जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें पूछ रहे हैं, तो इसमें आप रिवर्स, ट्रेड रूट, इन सब के बारे में बोल सकते हो। ठीक, ज्योग्राफी हैज हेल्प यूनाइट पीपल बाय कनेक्टिंग रीजन्स थ्रू रिवर्स, ट्रेड रूट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। चलो ये भी लिख लो, कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपकी गंगा जो है वो कई सारे हमारे किससे स्टेट से होकर जाती है। ठीक, तो ये लिख लो, फॉर एग्जाम्पल द गंगा फ्लोज थ्रू मैनी स्टेट्स। ठीक है ना, चलिए, तो दोस्तों ये तो था मेरा कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मजा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके किसी काम की आई है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।